अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन कुरान एंड बायोलॉजी लर्निंग। बच्चों, आज हम 9th क्लास की बायो और चैप्टर नंबर 4 और टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये आज हमने स्टार्ट करना है। इससे पहले जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था 9th क्लास की बायो का, वो हमारे पास था डिफ्यूजन था, और सेल की जो स्ट्रक्चर है वो हमने स्टडी की थी, और सेल की सरफेस एरिया मालूम करना वो किस तरह किया जाता है ये हमने स्टडी किया था। ठीक है, और डिफ्यूजन के बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम इसी की डिफ्यूजन की एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें। तो चलो बच्चों, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सबसे पहले इसके मतलब की तरफ चलते हैं, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। फैसिलिटेट का मतलब होता है सहूलत देना, सहारा करना, देना या मदद करना। ठीक है, तो मतलब यह है कि ये जो डिफ्यूजन है ये किसी सहारे से चलती है, ये किसी की मदद से होती है। तो इसी ही चीज़ को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये किसकी हेल्प लेती है? और ये प्रोटीन की हेल्प लेती है। कैसे लेती है वो अभी हम टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। और इससे पहले जो आपने स्टडी किया था वो आपके पास था डिफ्यूजन, और उसमें आपने ये देखा कि कोई मतलब ये है कि वो किसी से हेल्प नहीं लेती, बल्कि एक ऐसी मूवमेंट होती है डिफ्यूजन जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी थी और डेढ़ लाइन तक इसकी डेफिनेशन मैंने आपको अंडरलाइन करवाई थी। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी, ये आपने डिफ्यूजन पढ़ी। फिर कहते हैं कि डिफ्यूजन को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, जो कि ये वर्ड लिखा हुआ है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है कि एक ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसमें ये है कि एनर्जी नहीं लगाना पड़ती। ठीक है, एनर्जी खर्च नहीं होती इसमें, ये बगैर एनर्जी के प्रोसेस होता है। तो वो कौन कौन से प्रोसेस हैं वो जो एनर्जी के बगैर होते हैं, ये भी आपने स्टडी कर लिए थे। और पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है ये। ठीक है, आज आप पढ़ने जा रहे हो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। मैं आपको थोड़ा सा पहले डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको इसकी रीडिंग करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ आपके सामने एक डायग्राम नजर आ रही है बच्चों। ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है ये सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम है। किसकी डायग्राम है? सेल मेम्ब्रेन्स की। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है जिसको लिपिड बाइलेयर भी कहा जाता है। ये ऊपर भी लिपिड है, नीचे भी लिपिड है, और इसके अंदर जो है ना वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और आपको यहाँ पे ये जो येलो कलर में नज़र आ रही है ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल है। ठीक है, प्रोटीन है ये, और इस प्रोटीन को कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कहा जाता है। कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन जो ना वो मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस लेके जाती है, जिसकी वजह से इसको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन का नाम दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये किस तरह करती है ये मैं आपको जरा बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देखें कि डिफ्यूजन क्या है। ये जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर में डॉट नज़र आ रहे हैं, ये जो ब्लू कलर में डॉट है ये डिफ्यूजन है। मतलब ये प्रोटीन की मदद नहीं ले रहे, बल्कि ये सेल मेम्ब्रेन के आर पार जा रहे हैं। ठीक है, खुद ब खुद जा रहे हैं। तो ये जो है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के आर पार जो डॉट है, ब्लू डॉट, वो जा रहे हैं, वो इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा है, तो इसको हम कहेंगे हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की तादाद कम है, और इसको हम कहेंगे लोअर कंसंट्रेशन। अच्छा, अब ये है कि हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूलर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, उसको हम नाम देते हैं डिफ्यूजन। इसमें कोई भी इसकी हेल्प नहीं कर रहा, ये बात आपने याद रखनी है, ये खुद ब खुद हो रही है। ठीक है, क्योंकि हाई से लो की तरफ मूवमेंट हो रही है और ये खुद ब खुद हो रही है, और इसमें किसी चीज़ की कोई हेल्प नहीं हो रही। तो ये सिंपल डिफ्यूजन है। ठीक है, जो कि हाई से लो की तरफ हो रही है। अब हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको स्टार नज़र आ रहे हैं, ये स्टार्स। तो ये स्टार जो है ये इस प्रोटीन के अंदर से गुजर रहे हैं, और गुजरने के बाद यहाँ पे सेल अक्रॉस, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे भी आप देखें कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ स्टार्स टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि ये हाई से लो की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी। अच्छा, यहाँ पे आप एक बात सोचने वाली है, वो बात ये है कि ये स्टार्स प्रोटीन के अंदर से ही क्यों जा रहे हैं, ये यहाँ से क्यों नहीं जा रहे? जैसे कि ये देखें डॉट जो है वो जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जा रहे हैं, और अक्रॉस जाके वो भी तो डिफ्यूजन है।
इनको क्या ज़रूरत है कि ये प्रोटीन के अंदर से ही जाए या प्रोटीन को लेके जाए, इनको ट्रांसपोर्ट करे, ऐसी क्या रीज़न है? तो बच्चों इसकी एक रीज़न है, वो रीज़न ये है कि कुछ मॉलिक्यूल्स लार्ज होते हैं जो कि खुद ब खुद सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस नहीं जा सकते, तो बल्कि उनको जाने के लिए लार्ज मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस जाने के लिए किसी की हेल्प चाहिए होती है, और वो हेल्प कौन करता है? वो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन करती है। इसी रीज़न से, इसी वजह से ये जो स्टार्स हैं ये प्रोटीन के अंदर से गुजरते हैं, ठीक है, और प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करती है हाई फ्रॉम हायर एरिया टू द लोअर एरिया कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको डायग्राम से आपको समझा दिया कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और डिफ्यूजन में क्या फ़र्क है। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो ये आपको दोनों को पता होना चाहिए, ठीक है, दोनों का। अब हम चलते हैं इसकी रीडिंग की तरफ, और रीडिंग करके हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मैनी मॉलिक्यूल्स डोंट डिफ्यूज फ्रीली अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जी ये देखिए, मैंने अभी आपको जो बताया था कि ये लार्ज साइज में होते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन में से नहीं गुजर सकते, इनको गुजरने के लिए किसी की हेल्प चाहिए होती है। तो ये वही बता रहा है कि वो सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते। उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ देयर साइज आर चार्ज, क्योंकि इनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है या इनके ऊपर चार्ज है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये नहीं गुजर सकते। Such molecules are taken into or out of the cells with the help of the transport present in the membranes. Transport protein, जी कहते हैं कि इनको यहाँ से गुजरने के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होती है, ठीक है। When a transport protein move a substances from higher to the lower concentration, द प्रोसेस इज का फैसिलिटेटेड डिफिजन। ये बच्चों आप डेफिनेशन है इसको पॉइंट आउट कर लें। ये फैसिलिटेटेड डिफिजन की डेफिनेशन है, यानी कि जब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो हायर से लोअर की तरफ मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करती है तो उस चीज़ को हम नाम देते हैं फैसिलिटेटेड डिफिजन। द रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफिजन इज हायर देन द सिंपल डिफिजन। अब एक और बात, दूसरा फर्क ये आ जाता है कि डिफिजन की स्पीड स्लो होती है जबकि फैसिलिटेटेड डिफिजन की स्पीड हाई होती है, ठीक है, उसकी स्लो होती है, इसकी हाई होती है। ये दूसरा फर्क है। तो वो यही कह रहा है कि हायर देन द सिंपल डिफिजन। फैसिलिटेटेड डिफिजन इज द आल्सो टाइप ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्ट, और ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्यों है? पैसिव ट्रांसपोर्ट इसलिए है क्योंकि ये भी हाई टू लो हो रही है और इसमें भी एनर्जी की कोई कंजम्पशन नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये क्या है? ये हाई टू लो है, सॉरी ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। बिकॉज देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही इन दिस प्रोसेस, इसलिए ये भी क्या है? ये फैसिलिटेटेड डिफिजन है। तो ये आपने बच्चों टॉपिक पढ़ लिया फैसिलिटेटेड डिफिजन वाला। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास है ओस्मोसिस, ठीक है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओस्मोसिस, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बच्चों बोर्ड में आ भी सकता है, इसलिए आपको इसका पता होना चाहिए कि ये क्या है, ओस्मोसिस क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलेंगे कि ओस्मोसिस है क्या। तो वो कह रहा है कि ओस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन आ सॉल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आप बच्चों पॉइंट आउट कर लें इसकी, और ये मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। कह रहे हैं कि एक ऐसी मूवमेंट है जो कि सेल मेम्ब्रेन से होती है, अक्रॉस होती है, और इसमें वाटर की मूवमेंट होती है, वाटर की या सोल्यूट की मूवमेंट होती है। और कह रहा है कि एक ऐसे इसमें ये, लेकिन ये इसमें फ़र्क ये है कि ये लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे तादाद कम होती है, कम से ज़्यादा की तरफ होती है, इसको हम कहते हैं ओस्मोसिस, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और ओस्मोसिस में ये होता है कि हाई लो टू हाई जो ना वो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये हो रहे हैं, ठीक है। ये देखें जो पिंक वाले हैं ये लो हैं यहाँ पे, और ये हाई की तरफ जा रहे हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए, और ये है हमारे पास है ओस्मोसिस। अच्छा, ओस्मोसिस को मज़ीद समझने के लिए यहाँ पे 3 टाइप की टर्म्स दी गई हैं, तो वो मैं आपको ज़रा बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये है कि आप डायग्राम आपको समझा दो। यहाँ पे इसकी ज़रा की देखें कि जो ब्लू कलर के आपको डॉट नज़र आ रहे हैं वो तो है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, और जो आपको पिंक कलर के डॉट नज़र आ रहे हैं वो क्या है? शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, और शुगर मॉलिक्यूल्स लार्ज हैं, ठीक है, लेकिन इनका साइज जो है वो ज़्यादा है। तो लेसर सोल्यूट से कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन का मूवमेंट करना, तो यहाँ पे सोल्यूट कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो मूवमेंट देखें किस साइड पे हो रही है।
यही ऑस्मोसिस होती है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि 3 टर्म्स यहाँ पे दी गई हैं। फर्स्ट वाली हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है और आइसोटोनिक सोल्यूशन है। इन टर्म्स को आपने समझना है, उसके बाद जो ना वो हम आगे चलेंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटिवली मोर सोल्यूट। सबसे पहले इसके मतलब की तरह हाइपर और टोनिक, ये 2 वर्ड है। हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा, टोनिक मीन होता है सोल्यूट, यानी कि ज़्यादा सोल्यूट वाला सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक, ठीक है, सोल्यूशन। और ऐसा सोल्यूट जिसमें सोल्यूट की मिकदार कम हो उसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अच्छा, और ऐसा टोनिक यानी कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मिकदार इक्वल हो, बराबर हो, उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक। मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। आप ये देखें कि ये कंटेनर है और इस कंटेनर में वाटर भी है, यानी कि सॉल्वेंट भी है, और शुगर मॉलिक्यूल भी है, यानी कि सोल्यूट भी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपने गौर करना है कि अगर तो यहाँ पे सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो वाटर से सॉल्वेंट की निस्बत, जैसे मैं आपको ये कह देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे 70% सोल्यूट है और 30% सॉल्वेंट यानी कि वाटर मॉलिक्यूल है। अगर 70% सोल्यूट हो और 30% वाटर हो तो वो कंडीशन होती है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ये सोल्यूशन हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। समझ आ गई? 70% सोल्यूट और 30% वाटर मॉलिक्यूल हो तो वो कंडीशन कौन सी होती है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी मिसाल देते हैं हाइपोटोनिक की। हाइपोटोनिक क्या होगा? हाइपोटोनिक क्या होगा कि अगर यहाँ पे सोल्यूट की मिकदार कम हो और सॉल्वेंट की ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पे सोल्यूट की मिकदार 30% और वाटर की मिकदार 70% हो। अब रिवर्स कर लिया हमने, तो यानी कि यहाँ पे सोल्यूट कम है और वाटर ज़्यादा है। सोल्यूट 30%, वाटर 70%। ये बच्चों आप अपनी बुक में वैल्यू लिख सकते हैं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो ये एक फर्जी वैल्यू है, यानी कि आपको समझाने के लिए दी गई है, तो इतना हो सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 30% सोल्यूट और 70% वाटर हो तो ये कौन सी कंडीशन होगी? हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। ये सोल्यूशन हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट की मिकदार कम है और सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा है। आइसोटोनिक सोल्यूशन कौन सा होगा? आइसोटोनिक सोल्यूशन ये होगा कि जब यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इक्वल हो, यानी कि 50% वाटर हो और 50% सोल्यूट हो, शुगर मॉलिक्यूल्स हो, तो फिर ये आइसोटोनिक कंडीशन होगी। तो ये कंडीशन दी गई थी तीनों, मैंने आपको वैल्यू दे के समझा दिया, वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ये सोल्यूट थे। तो वो कह रहे हैं द रूल्स ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द टोनिसिटी ऑफ सोल्यूशन। कहते अगर आप ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीकाकार तो ये है कि टोनिसिटी और के कॉन्सेप्ट को समझे। द टर्म ऑफ टोनिसिटी रेफर द रिलेटिव टोनिसिटी होता है टर्जिड, सख्त तनाव पर, ठीक है। तो ये हम इन्हीं 3 कंडीशन से समझते हैं। अभी आपको इसकी डिटेल में समझ नहीं आएगी, ये समझ आपको तभी आएगी जब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने डिटेल में उसको स्टडी करना है, ठीक है। अभी आप फिलहाल आप ये देखें कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है और आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। फिलहाल अभी आप यही याद रखें, ठीक है। इनकी डेफिनेशन, इसको आप ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ये याद रखें और इन 3 टर्म का मतलब याद रखें। तो मैं आपको कल वाटर बैलेंस प्रॉब्लम बताऊंगा, उसमें हम एनिमल सेल्स लेंगे और फिर हम प्लांट सेल्स लेंगे, और एनिमल और प्लांट सेल्स में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, ये हाइपरटोनिक कैसे होता है और हाइपोटोनिक कैसे होता है और आइसोटोनिक कैसे होता है, ये आपको डिटेल में कल समझ आएगी, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है बच्चों, ये हम कल स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है यहीं पे कंप्लीट होता है, जो कि हमारे पास था ऑस्मोसिस, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। और इससे पहले हमने जो स्टार्ट किया था वो हमारे पास था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बच्चों, अगर आपने इस लेक्चर को समझना है तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगी, लेक्चर पूरा सुनना पड़ेगा, और अगर ना समझ आए तो बार बार सुने। और फिर भी अगर आपको समझ ना आए किसी जगह से तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दे दूंगा। और इंशाल्लाह कल हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।